नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे और हमने संयोजन व वियोजन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया। आज हम अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरा प्रकार आता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें कुछ अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण करती हैं और कुछ अभिक्रियाएं अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं। तो ऊष्मा के अवशोषण व उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है, वो उसका उत्सर्जन होता है, वो निकलती है। और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा या ऊर्जा का उस अभिक्रिया के दौरान देना पड़ता है, चाहे वो अभिक्रिया में ऊष्मा के रूप में देनी पड़े, चाहे विद्युत के रूप में देनी पड़े, चाहे वो प्रकाश के रूप में। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ, यानी जो उत्पाद तो बनता ही है, उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, साथ में ऊर्जा और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा ये होगी, परिभाषा के साथ उदाहरण जरूर याद रखना। परीक्षाओं में केवल परिभाषा नहीं आती, परिभाषा के साथ उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे सबसे पहला उदाहरण है अपनी श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, जब हमारे शरीर में जो श्वसन अभिक्रिया होती है, उस श्वसन अभिक्रिया से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। तो हम जो भोजन खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और हम श्वसन क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और ग्लूकोज की क्रिया के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो ये एक उदाहरण हो गया श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस जो हम घरों में खाना पकाते हैं उसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं। CNG जो गाड़ियां चलाते हैं उसको हम CNG, जिसे हम प्राकृतिक गैस बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हम घरों में खाना बनाते हैं वो LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG है, उसको प्राकृतिक गैस कहा जाता है। CNG परीक्षा में ये कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि CNG का मुख्य घटक क्या है। तो CNG का मुख्य घटक होता है मेथेन। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन। परीक्षा में कई बार एक नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो CNG का मुख्य घटक होता है मेथेन, या प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मेथेन। और जब मेथेन का दहन होता है मतलब ऑक्सीजन से जब उसकी अभिक्रिया होती है, तो उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनती है, और ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे वो गाड़ियां चलती हैं। तो ये हो गया दूसरा उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन, जिसमें मेथेन का दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनते हैं उत्पाद के रूप में, और ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा है कोयले का दहन। कार्बन, कोयला मतलब कार्बन, ऑक्सीजन से उसकी क्रिया होती है, दहन कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊष्मा बनती है, 54 किलोकैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये तीनों उदाहरण, इसके अलावा भी उदाहरण अन्य है, लेकिन आपको कम से कम एक उदाहरण तो याद रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे आता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। अनेक उदाहरण है इसके, तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब दूसरा हम इसका प्रकार पढ़ते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया।
उष्माशोषी, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इनमें उष्मा या ऊर्जा है वो देनी पड़ती है, उष्मा बोलते चाहे ऊर्जा बोलते वो देनी पड़ती है। जैसे इसके उदाहरण है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का बनना, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब इनको 42 किलो कैलोरी ऊर्जा दी जाती है तो इनमें संयोजन क्रिया होती है। संयोजन क्रिया के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये इस अभिक्रिया में ऊर्जा देनी पड़ती है, तो इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए इसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे एक अन्य उदाहरण है फेरस सल्फेट का वियोजन। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है उसको उष्मा देते हैं, तो फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4, और उष्मा जब इसको देते हैं तो उष्मा देने के दौरान इसको जब गर्म करते हैं तो इसका वियोजन होता है और Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें उष्मा देनी पड़ती है। तीसरा उदाहरण है जल का अपघटन। जल का जब वियोजन किया जाता है तो जल का वियोजन करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। जल के वियोजन क्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये वियोजन अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धारा द्वारा इसका वियोजन होता है तो उष्मा का अवशोषण होता है। तो ये तीनों उदाहरण है वो उष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण। तो उष्मा के अवशोषण व उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम अभिक्रिया का एक अगला प्रकार पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? कोई एक है उसको दूसरा हटा दे वहां से और खुद उसकी जगह आ जाए तो उसको बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन होना, तो विस्थापन का मतलब कोई भी यौगिक है उसके अणु में से कोई भी परमाणु या परमाणु समूह का दूसरा कोई परमाणु या परमाणु समूह उसको हटा दे वहां से और खुद उसकी जगह आ जाए, यानी उसका विस्थापन कर दे, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु का परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, हटा दिया जाता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भैया एक क्लास में बैठा है कुर्सी पर, तो उसको हटा के कोई दूसरा भैया वहां बैठ जाए तो वो विस्थापन हो गया। तो जैसे इसका उदाहरण है आयरन Fe और कॉपर सल्फेट। अब ये जो आयरन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम आयरन डालते हैं, लोहा डालते हैं, तो ये जो आयरन है ये क्या करेगा, इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर क्या हो गया, अलग, और Fe इसकी जगह आ गया, बन गया क्या, फेरस सल्फेट। क्या बन गया, फेरस सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के यौगिक में से आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर अलग हो गया और बन गया क्या, आयरन सल्फेट। ऐसे एक अन्य उदाहरण है जिंक। जिंक को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जिंक के टुकड़े जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर तो अलग हो जाएगा अभिक्रिया होने के बाद, और कॉपर सल्फेट की जगह जिंक कॉपर की जगह जिंक आ गया तो जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। अब अगर आपको कोई ऐसे पूछे, जैसे इस उदाहरण को पहले समझते हैं, परीक्षा में एक प्रश्न आता है इससे संबंधित। हम क्या करते हैं, एक परख नली ले ली, इस परख नली के अंदर हमने कॉपर सल्फेट CuSO4 का यौगिक ले लिया और हम दो लोहे की कील ले लेते हैं, जिनको पहले हम अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं ताकि उस पर लगी कोई भी अशुद्धियां वो अलग हो जाए, और एक लोहे की कील को हमने इस विलयन में डाल दिया। लोहे की कील मतलब आयरन डाल दिया, यह Fe है, हमने को लोहे की कील इसमें डाल दी
अब कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है वो नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। अब हमने इसके अंदर लोहे की कील डाल दी, तो लोहे की कील कुछ समय पश्चात क्या, अब लोहा है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, तो लोहा क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा और इसकी जगह धीरे धीरे को Fe आता रहेगा। और जो विलयन का रंग है, अभिक्रिया जैसे जैसे पूरी होगी, जो नीला रंग है वो हल्का हो जाएगा, यानी हल्का नीला हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट होता है वो नीले रंग का होता है, और जैसे जैसे कॉपर सल्फेट की जगह फेरिक सल्फेट बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, फेरिक सल्फेट बनेगा, तो उसका विलयन का रंग है वो हल्का होता जाएगा। जैसे जैसे अभिक्रिया होगी ये विलयन का नीला रंग है वो हल्का नीला होता है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है, और हमने दो कील ली थी, एक जो कील बाहर थी, अब इस कील को जब हम बाहर निकालेंगे तो इस कील की इस कील से तुलना करेंगे तो ये तो चमकदार रहेगी, लेकिन ये कील है, इस कील के ऊपर भूरे रंग, ये कील भूरे रंग की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कॉपर जो होता है वो इसके ऊपर निक्षेपित हो जाता है, चिपक जाता है, और कॉपर के निक्षेपित होने से, इस पर चिपकने से इसका रंग है वो भूरा हो जाता है। तो ये प्रश्न आते हैं, कील का रंग भूरा क्यों हो गया? कॉपर का निक्षेपण, कॉपर इस पे चिपक गया। और कॉपर सल्फेट का नीला रंग वो हल्का क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट से की जगह क्या बन गया? फेरस सल्फेट बन गया। तो ये फेरस सल्फेट बन गया, सॉरी, तो फेरस सल्फेट बन गया, तो इसका रंग कैसा हो गया? नीले से हल्का नीला हो गया। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, नीला रंग हल्का क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर ने, आयरन ने कॉपर का विस्थापन किया, जिससे फेरिक सल्फेट बना, फेरस सल्फेट बना, और फेरस सल्फेट बनने से विलयन का रंग वो हल्का नीला हो गया। तो ये प्रश्न है वो पूछे जाते हैं इस क्रिया से संबंधित, क्योंकि ये क्रिया आपकी किताब में दिया हुआ है। अब अगर आपको ये पूछे कि यदि ये अभिक्रिया है, इसको उल्टा कर दें, इस अभिक्रिया को अगर हम उल्टा कर दें, जैसे FeSO4 + Cu, तो अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा? तो क्या CuSO4 + Fe बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यह अभिक्रिया नहीं होती है। आप सोचोगे कि यहाँ पे आयरन ने कॉपर का विस्थापन किया, तो यहाँ कॉपर है वो आयरन का विस्थापन कर देगा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आयरन है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसमें यही ध्यान रखने की बात है कि ज्यादा क्रियाशील जो तत्व होता है वही कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है। कम क्रियाशील तत्व है ज्यादा क्रियाशील तत्वों को विस्थापित नहीं करता। तो जैसे कोई ताकतवर है वही कमजोर को हटा सकता है, कमजोर ताकतवर को थोड़ी हटा सकता है। तो ये ताकतवर है, ये कमजोर है, तो ताकतवर तो कमजोर को हटा सकता है, लेकिन कमजोर ताकतवर को नहीं हटा सकता। तो ये ध्यान रखने के लिए अगर आपको कोई पूछ ले इसकी अभिक्रिया क्या होगी, तो इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, आगे ये अभिक्रिया ही नहीं होगी, ये उत्पाद इसमें नहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ प्रमुख तत्वों की सक्रियता श्रेणी ध्यान में रखनी पड़ती है, जो हमें ऊपर से नीचे को याद रखना पड़ता है। तो ये कुछ तत्वों की सक्रियता श्रेणी दी हुई। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तत्वों की क्रियाशीलता का क्रम होता है कि जो ज्यादा क्रियाशील है वो ऊपर आता है, जो कम क्रियाशील है वो कम आता है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, एजी, अर्जेंटम, ओरम, सोना। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रियाशीलता कम होती है, यानी ऊपर वाला तत्व है वो किसी भी अपने नीचे वाले तत्व को हटा सकता है, लेकिन कोई भी नीचे वाला जैसे आयरन है तो ये अपने से ऊपर वाले को नहीं हटा सकता, लेकिन ये अपने से जो नीचे वाले इनको हटा सकता है, यानी उनका विस्थापन कर सकता है। तो आपको ये सक्रियता श्रेणी याद रखनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो कॉपर है, कॉपर ये रहा, आयरन ऊपर है, तो कॉपर है वो आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। आयरन है
कॉपर उसके नीचे, तो कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर कम क्रियाशील आयतन ज्यादा। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ता है। इसमें जिंक कॉपर का विस्थापन कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक का नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी जब ध्यान में होती है तभी हम अभिक्रिया सही कर सकते हैं, अन्यथा हम क्या करेंगे, ये अभिक्रिया भी करवा देंगे, वो गलत हो जाएगी। तो विस्थापन अभिक्रिया में ये सक्रियता कुछ जो अपने कोर्स में जो कुछ प्रमुख तत्व है उनकी सक्रियता श्रेणी हमें याद रखनी पड़ती है। तो आज हमने ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, सक्रियता श्रेणी, इनके बारे में अध्ययन किया। आप इन्हें अच्छी तरह से समझिए। आपको इनके नोट्स भेजे जाएंगे, वो रजिस्टर में उतारने हैं और इन्हें याद करना है। अगले वीडियो अगला वीडियो हम जल्द ही आपके समक्ष पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।